तो इसका मतलब हो गया कि हम 2.0 के फिटमेंट फैक्टर पर तो पहले से ही हैं। अगर सरकार हमको जी। 2.0 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि लोग वहीं पर चल रहे हुँ, हैं। सरकार ये जी। बोलती है कि सेम सेम प्रोफ़ेशन में सेम वर्क पर सेम पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई हॉस्पिटल तो उसे सरकारी नौकरी के बराबर पे दे रहा है और कोई हॉस्पिटल उसको 20,000 दे रहा है और कोई तो ये भी है कि उसे 8 ही हज़ार दे रहा है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। खबरें ये हैं कि सैलरी बम्पर बढ़ने वाली है और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। पर 8th पे कमीशन के लागू होने से जुड़े सवालों के जवाब लोगों के मन में अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। आसान भाषा में आज की वीडियो में 8th पे कमीशन के लागू होने के फैसले के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मंजीत पटेल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। थैंक यू मेघना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो की शुरुआत अपने परिचय के साथ आप करें और उसके बाद पहला सवाल आपसे ये, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि आखिर ये फैसला जो आया है 8th पे कमीशन के लागू होने की मंजूरी को लेकर, उसका मतलब क्या है और इससे आप खासकर क्योंकि आप कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मेघना जी, पहली बात तो ये है कि परिचय के रूप में मैं अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी बता दूँ, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हूँ और हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन नाम की संस्था चलाते हैं, जिसकी भारत के 18 राज्यों में हमारी यूनिट्स हैं और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉइज़ शामिल हैं जो 2003 के बाद नौकरी में आए हैं। बेसिकली इसमें हम जो हमारे पब्लिक सेक्टर है, नेशनल पब्लिक सेक्टर, उनको भी कैटर करते हैं और एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर में काम करते हैं। तो अभी जो 8वें पे कमीशन की घोषणा हुई है, अभी कमीशन आया नहीं है, अभी कमीशन के मेंबर जी। तय नहीं हुए हैं। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि 3 लोग होंगे इसमें, 1 चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। आमतौर पर ऐसा ही होता आया है, पहले भी इसके चेयरमैन अशोक माथुर साहब थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस थे। आमतौर पर यही प्रक्रिया है। दूसरी बात कि ये कि सरकारी कर्मचारी पिछले लगभग डेढ़ 2 साल से पे कमीशन की डिमांड कर रहे थे क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये ड्यू है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था पिछला 7वाँ पे कमीशन और उसको 10 साल पूरे होने वाले हैं 2025 के एंड में, 31 दिसंबर 2025 को इस वेतनमान आयोग के कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ये ज़रूरी था कि समय से कमीशन गठित हो जाएगा, तो समय से उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। समय से रिपोर्ट आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को समय से बढ़ी हुई तनख्वाहों का उनको लाभ मिलेगा। अगर गठित ही नहीं होता अब भारत में चुनाव का क्या है कि चुनाव तो भारत तो चुनावों और त्योहारों का देश है, मेघना जी। यहाँ चुनाव कहीं न कहीं तो होते ही रहते हैं। दूसरी बात दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली स्टेट का चुनाव है, सेंट्रल से इसका कोई लेना-देना है नहीं। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं पूरे देश में हैं, जम्मू-कश्मीर से लेकर के केरल तक है, असम से लेकर के गुजरात तक है। तो इसका उससे जोड़ के देखे जाना मुझे तो लगता है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, जो लोग देखना चाहते हैं उसको जोड़ करके देख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई सरकार की कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता नहीं है कि जब वो लॉन्च करे और किसी देश के किसी कोने में चुनाव ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम लोग बड़ा आशान्वित थे और 16 जनवरी को अश्विनी वैष्णव जी ने इसका ऐलान किया है कि कमीशन का गठन करने जा रहे हैं। हम तो साधुवाद देते हैं, भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने सही टाइम पर फैसला लिया है और कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। छोटे पे लेवल हैं जो लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक उनको तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, उनको तकलीफ़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सारी तकलीफ़ें इस पे कमीशन से दूर होंगी मेघना जी। देखिए वादे बहुत सारे किए जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया जाता है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। 2026 में जैसा कि बताया जा रहा है कि जो 8वां पे कमीशन है वो लागू होगा, उससे पहले सिफारिशें आएँगी, कमिटी बनेगी। 1 साल पहले इसका ऐलान हुआ है, ये कहते हुए कि वक़्त जितना लगना चाहिए उतना वक़्त लगेगा और आराम से सिफारिशें आ पाएँगी। क्या आपको ये लग रहा है कि वाक़ई ये जो ऐलान हुआ है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा
या महज एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाए? क्योंकि राजधानी में चुनाव भी है और उसको लेकर खासकर जो भाजपा है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और इसका जवाब देते हुए, इस योजना के ऐलान का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता भी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। जी, मेघना जी, पहली बात तो ये है, ये केवल घोषणा बन करके तो रह नहीं सकती है, क्योंकि ये मुद्दा जी, उन लोगों का मुद्दा है, जो देश के मतलब ऐसा मानिए कि एलीट लोग या बौद्धिक लोग हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लोग आते हैं नौकरियों में, उनको इकोनॉमिक्स की एबीसीडी सब पता होती है। उनकी डिमांड एकदम लिखत-पढ़त के आधार पर बहुत जेन्युइन होती हैं और बहुत वेरिफाइड होती है। तो ऐसा हुँ, नहीं है कि सरकार कोई घोषणा कर दे, फिर मुकर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ये कोई हुँ, मतलब जो है उस वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना का जो पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया, जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। जो पे कमीशन का गठन है, आज़ादी के पहले से चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। हर 10 साल पे जी, कमीशन बिठाया जाता है, तो उसका जो पे स्ट्रक्चर का जो मतलब जो पैटर्न है, उसको रिवाइज़ किया जाता है। तो ये तो डेफ़िनेटली है कि पे कमीशन के गठन का ऐलान हुआ है। बहुत जल्द कमीशन गठित होगा, फ़ॉर्मली गठित होगा और आज का जो डिजिटल युग है, मैं जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल एरा, तो इस समय पहले लगता था 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो वो टाइम अब उतना नहीं लगेगा, क्योंकि हर आदमी कहते हैं ना कि कनेक्टेड है एक-दूसरे से, डिजिटलाइज़्ड कनेक्टेड है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, एनोमलीज़ हैं या जो लोगों की डिमांड है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो, जिसकी भी जो डिमांड्स हैं, उनको मँगाने का बड़ा सुगम तरीका है। आज ऑनलाइन से एक मेल करिए, वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लोग जुड़ जाते हैं, अपनी समस्याओं को रख पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिले होगा। मुझे लगता है कि जनवरी खत्म होने से पहले-पहले पे कमीशन का स्ट्रक्चर लोगों के सामने आ जाएगा और बजट में पे कमीशन पर कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, उसका एलोकेशन हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा और मुझे लग रहा है 8 महीने हद से हद 8 महीने कमिटी को मिलेंगे, कमीशन को मिलेंगे काम करने के लिए और 8 महीने में वो अपनी रिपोर्ट बना कर के सरकार को दे देंगे, जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होंगी। सरकार के ऊपर है कि फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कितना लगाती है उसको लागू करने में। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं लेकिन है। ये मुझ लेकिन क्या ये लग रहा है कि ऐलान का जो वक़्त है, वो बहुत सोच-समझ कर चुना गया है? क्योंकि ज़ाहिर तौर पर चुनाव है, तो इन योजनाओं का अगर ऐलान किया जाता है, तो जनता पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है, जनता के लिए सोचा जा रहा है, उनके लिए सैलरी बहुत बड़ी चीज़ है। आम आदमी के लिए आप जानते हैं कि जो सैलरी है, उससे घर का खर्चा पूरा चलना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है कि दिल्ली चुनाव के लिहाज से, खासकर भाजपा पार्टी के लिए। देखिए मेघना जी मैं पहले ही कह चुका हूँ, भारत सरकार कुछ भी ऐलान करे या हुँ, कहीं की कोई सरकार कुछ भी ऐलान करे, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। जी, अगर जम्मू-कश्मीर में कुछ ऐलान होता है, तो कुछ न कुछ केरल तक, कश्मीर तक मतलब जो है असम तक, गुजरात तक, राजस्थान तक कुछ न कुछ तो हो ही रहा होता है। कहीं न कहीं जी। चुनाव हो रहा होता है, कहीं न कहीं कुछ और हो रहा होता है। तो मतलब ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पॉलिसी का अनाउंसमेंट ऐसे वक़्त पे किया जाए कि पूरे भारत में कुछ हो ही ना रहा हो। हमारे पास 12 ही जी। महीने हैं, 28 राज्य हैं जहाँ चुनाव होने होते हैं। आप सोचिए कि हुँ, अगर 5-7 राज्यों के भी एक साथ चुनाव किए जाते हैं, तब भी 5-7 राज्यों के चुनाव में जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो 5-7 महीने का बनेगा। तो 5-7 महीने में एक आचार संहिता जो लगती है, वो 40 दिन की लगती है। आप भी देखते हैं कि डेढ़ महीना हो हुँ, गया आचार संहिता के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रही बात लाभ या हानि की, देखिए भारत सरकार ने ये सच बात है कि ऐसे वक़्त पे किया है कि देश की राजधानी, देश के दिल में चुनाव है और सेंट्रल जी। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का जो जमावड़ा है, वो तकरीबन-तकरीबन 4 लाख के आस-पास है दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अपने कर्मचारी हैं। हुँ, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अपने कर्मचारी हैं, कुछ ऑटोनोमस बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के पास भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हैं, उनके अपने कर्मचारी हैं। ये सच बात है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, क्योंकि केंद्र जी। शासित राज्य है, तो इसका डायरेक्ट उस पर असर पड़ेगा। लोग डिमांड कर रहे थे, अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था पे कमीशन को लेकर के, ऐसी लोगों को आशंकाएँ थी कि ये सरकार पे कमीशन गठित ही नहीं करेगी। हम लोग भी प्लान कर हुँ, रहे थे कि अगर सरकार गठित नहीं करेगी तो हम लोग डेट का ऐलान कर रहे थे कि हम प्रोटेस्ट शुरू करने वाले हैं। अगर 1 फरवरी 2025 को बजट अनाउंसमेंट तक अगर पे कमीशन का गठन नहीं होता,
तो डेफिनेटली हम लोग फरवरी से प्रोटेस्ट शुरू करते, ये तय था। लेकिन सरकार ने 15 फरवरी को हम लोग इस पर डिबेट कर रहे थे, 18 दिसंबर को लेटर दिया था सरकार को और 16 जी, जनवरी को सरकार ने अनाउंस कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव का असर पड़ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्मचारियों को क्योंकि पेंशनर्स के लिए पेंशन बहुत मायने रखती है, वो जी। तो पेंशन लेते आ रहे हैं। उनकी एकदम से पेंशन हाइक करेगी 25, 30, 40% जितना भी हाइक करना होगा, तो वो करेगी। उनको एक खुशी का मौका तो मिला ही है। जो वर्किंग जो मतलब जो है हमारा वर्किंग मॉब है या जो वर्किंग एम्प्लॉइज का जो खेमा है, उसको भी बड़ी आशाएँ हैं कि मोदी जी से कुछ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है। तो मैं इसको लेकिन पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं देखता हूँ। हम लोग इसको देखते हैं कि जो सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी और जो मतलब जो सिस्टम है, उसकी ज़रूरत थी तो उसका अनाउंसमेंट हुआ। हम इसको पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं देखते। चलिए देखते हैं अब जनता इस पर क्या-क्या रिएक्शंस दे रही है क्योंकि धीरे-धीरे जो लोग हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि अभी आपने भी कहा कि अभी तो 7th पे कमीशन चल ही रहा है। जो 8th पे कमीशन है जी। वो भी आया नहीं। हमने खूब सारी वीडियोज़ बनाई हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हैं सोशल मीडिया पर। तो लोगों के कुछ रिएक्शंस ये भी हैं कि अभी से खुशी क्यों? अभी तो लागू नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आसान भाषा में आप लोगों को ये भी समझा दें कि अगर अभी ऐलान हुआ है तो कब लागू होगा, रिपोर्ट कब आएगी, सिफारिशें कब तक पहुँचती हैं, इसका पैटर्न क्या होता है? जी, देखिए तरीका ये होता है जब पे कमीशन फॉर्मली गठित हो जाएगा, तो पे कमीशन क्या करता है अलग-अलग डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारी होते हैं। मतलब जिन्हें आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अलग-अलग पद के कर्मचारी होते हैं। किसी का पे लेवल 1800 होगा, तो किसी का 2800 होगा, किसी का 5400 होगा, किसी का 4600 होगा। तो हर कैडर की अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं। उनके भारत सरकार कमीशन के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन लेती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और सुनने के बाद उसको कमीशन की रिपोर्ट में समाधान के तौर पर उसको रखती है कि अगर ये कर दिया जाए, तो ये जस्टिफाइड तरीके से समाधान हो जाएगा। ऐसा करने में एक टाइम तो लगेगा। अब भारत सरकार के पास तकरीबन-तकरीबन 72 डिपार्टमेंट हैं, समझिएगा मैडम। जी, और 72 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग तरह के कर्मचारी हैं। मतलब ग्रुप 4 से लेकर के क्लास 1 तक के कर्मचारी हैं। तकरीबन जी। टोटल 18 लेवल के कर्मचारी हैं। हर लेवल के कर्मचारी के साथ न्याय करना, उनकी समस्या को देखना, उसका समाधान करना, ये एक चैलेंज होता है। फिर महँगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से डियरनेस अलाउंस को फिट करना, शहर के हिसाब से जिस जगह आदमी नौकरी करेगा, उसके हिसाब से एचआरए जिसे आप मकान का किराया भत्ता कहते हैं, उसको देना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को तय करना, ये एक चैलेंज रहता है। इसमें उनको टाइम लगता है और उम्मीद है कि इतना टाइम भी नहीं लगेगा। हम बहुत आशान्वित हैं कि 1 जनवरी 2026 से लोगों को बढ़ा हुआ सैलरी ही मिलना शुरू होगा। अगर बहुत लेट भी हुआ तो 3 से 4 महीने। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो पहली छमाही होगी 2026 की, जून तक की, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक का, इसके बीच में पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी और लोगों को सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं बहुत डिले के रूप में देख नहीं रहा हूँ। चलिए ये तो बढ़िया बात है कि ये लागू हो जाएगा और वक़्त से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, ये शब्द है बढ़ी हुई सैलरी जी। कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बम्पर सैलरी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब आप ये भी जी। समझा दीजिए फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये कैसे तय किया जाएगा, इसके पीछे तर्क क्या है? और अच्छी सैलरी के लिए जो अभी 8 पे कमीशन है, उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? जी, जी, जी। मेघना जी, ये एक अहम सवाल है। ऐसे समझिए कि भारत सरकार का ये मानना है कि 4 लोगों का एक परिवार होता है। मतलब स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 2 बच्चे। वो एक आदमी पर 2700 कैलोरी पर डे का खर्चा मानती है। हर आदमी पर फूडिंग से लेकर के एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जो मतलब जो है शहर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आती है। आप दिल्ली में रहते हैं तो खर्चा अलग होगा और उत्तर प्रदेश, बिहार के किसी गाँव में जाकर के रहेंगे तो खर्चा अलग होगा, ज़रूरतें अलग हो जाएँगी। तो इन चीज़ों को लेकर के मिनिमम बेसिक पे बनाया जाता है जिसे आप लेवल पे कहते हैं 1। अब अभी जो सिनेरियो है, अभी जो करंट का जो सिनेरियो है, लेवल 1 का जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। अब इसको ऐसे समझिए अगर कोई आदमी 18,000 रुपए पर आज भर्ती होता है लेवल 1 पर,
तो उसको तकरीबन तकरीबन 34,000 रुपए ग्रॉस सैलरी मिलती है। इसमें 53% डीए है, महंगाई भत्ता, 30% दिल्ली का एचआरए है अगर वो दिल्ली में नौकरी करता है, और लगभग लगभग 6 से 7% टीए है जिसे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 1.9 का फैक्टर ऑलरेडी है। तो ये जी। तो भूल जाइए कि अगले पे कमीशन में 1.9 से फिटमेंट कम हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हुँ, अभी जी। 1 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, इसका मतलब 2 बार डीए बढ़ना बाकी है। अगर हम मिनिमम डीए मानते हैं 3% तो 6% डीए बढ़ेगा, और एक इंक्रीमेंट जो कि 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। 3% का इंक्रीमेंट होता है, 3.5% का तकरीबन-तकरीबन। इसका मतलब ये हो गया कि 10% सैलरी अभी बढ़नी बाकी है। 1.9 पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं, 10% अभी सैलरी यानी 0.1 बढ़ना बाकी है। तो इसका मतलब हो गया कि हम 2.0 के फिटमेंट फैक्टर पर तो पहले से ही हैं। अगर सरकार हमको जी। 2.0 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि लोग वहीं पर चल रहे हुँ, हैं। अब पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 5 यहाँ तक सैलरी बहुत कम है। आप सोचिए, जिस आदमी को दिल्ली में 34,000 रुपए मिल रहे हैं पहले पे लेवल पर, वो आदमी अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में किसी गाँव में नौकरी कर रहा होगा, तो उसको महज़ 24-25,000 रुपए सैलरी का मिल रहा होगा। अब आज जी। देखिए कि कम से कम भी खर्चा पर डे का, चाहे वो छोटा शहर भी हो, ₹1000 का पर डे का खर्चा है। बचत कहीं कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट पर कोई खर्चा नहीं है। ये तब मैं बता रहा हूँ, जब केवल फूडिंग, लॉजिंग और क्लोथिंग की बात करते हैं। अभी इसमें एंटरटेनमेंट शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है, और जो हम एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके माध्यम से एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीने का सबका हक है। अगर अगर आज का युग जो है, अगर फोर व्हीलर से चल रहा है तो उसके मुकाबले एक छोटी सैलरी वाले को छोटी गाड़ी कम से कम वो अफोर्ड कर सके अपने परिवार के लिए। तो बचत करेगा तभी अफोर्ड कर पाएगा। तो वो हुँ, उसमें कहीं शामिल नहीं है। अगर हम उसको शामिल करते हैं तो एट लीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 2.30 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो सरकार को लाना पड़ेगा, ताकि छोटी सैलरी वाले लोगों को एट लीस्ट 30% का ग्रॉस पे बेनिफिट हो सके। अगर जी। ये नहीं होगा तो फिटमेंट फैक्टर का कोई कोई मतलब नहीं। तो हम इसको ये मान के चलते हैं, सरकार कितना भी कम लाए, एट लीस्ट 2.3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लाएगी। फिटमेंट फैक्टर में क्या है कि जो बेसिक सैलरी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डीए उस समय चूँकि 0 हो जाएगा। टीए बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो हमेशा बढ़ता ही है, वो कम हो ही नहीं सकता। डीए को वैसे ही 0 कर देगी। एचआरए को भी हो सकता है सरकार कम या ज़्यादा कुछ कर सकती है, मैनेज कर सकती है। जब बोलेगी कि बेसिक सैलरी बढ़ गई है, तो एचआरए क्या है कि अभी 50% जब तक डीए नहीं था, तब तक भारत सरकार के पास 3 स्लैब थे। हुँ, 9% सबसे छोटे शहरों में, 18% उससे बड़े जिन्हें कैटेगरी बी शहर कहते हैं, उनमें था, और फिर 27% जो दिल्ली जैसे महानगर है। तो अभी जैसे ही 50% डीए हुआ, तो वो 10, 20 और 30 का स्लैब बन गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस मामले में भी सरकार नीचे की तरफ जाएगी, कभी ऊपर नहीं जाती है। अब यहाँ पर उम्मीद करना भी बेईमानी होगी, क्योंकि अगर आप मतलब ऐसा सपना देखने लग जाएँ जिसके पीछे कोई तार्किक चीज़ नज़र ना आए, तो वो सपना भी देखना ठीक नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि एट लीस्ट 2.3 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर तो आएगा ही आएगा। जी। चलिए देखते हैं ये जो आपने बताया है कितना सही आगे बैठा है और सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या-क्या चीज़ें आगे बताती है। ख़ैर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये एक तरह से न्यू ईयर जी। गिफ्ट कह सकते हैं जो सामने आया है ये ऐलान बनकर। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का क्या? उनको तो कोई लाभ फिलहाल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए क्या है? इस योजना के ऐलान से यानी कि मतलब पे कमीशन के ऐलान से आप प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की जो आशाएँ, उम्मीदें हैं, उनको अगर जोड़कर देखें तो क्या कहेंगे? मेघना जी, बहुत बहुत जेन्युइन सवाल है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जब भी इस तरह से कोई पे कमीशन आता है तो प्राइवेट सेक्टर के लोग उसको मतलब एक विषम परिस्थिति की तरह देखते हैं कि मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ऐसा बेनिफिट क्यों? एक्चुअल में ऐसा नहीं जी, होता। जब भी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन लाती है, उसकी डिमांड प्राइवेट में भी, ऑटोनोमस सेक्टर्स में भी, और भारत सरकार के जो पीएसयू हैं, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, उनके लिए भी पे कमीशन या सेटलमेंट प्लान की डिमांड होती है। बैंकिंग सेक्टर में भी वही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट पहुँचाती है पे कमीशन दे करके। उसके साथ-साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आप सोचिए, महँगाई केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं बढ़ती है।
महँगाई जी। तो पूरे भारत में एक जैसी बढ़ती है। वो चाहे दिल्ली में चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, उसके लिए भी कमरे का किराया उतना ही है। उसके लिए भी उस डबल रोटी का मतलब जो है चार्ज उतना ही है। अगर होटल में जाकर के खाना खाएगा तो उसके लिए और हमारे लिए कुछ अलग-अलग चार्जेज़ नहीं होते। तो होता क्या है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड अकॉर्डिंग टू डियरनेस अलाउंस इस तरीके से होता है। तो उसी जी। हिसाब से जब सरकार उस पर वर्क करती है, तो प्राइवेट संस्थानों को भी उसी के आधार पर काम करना पड़ता है। जितनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं बड़ी-बड़ी, जिनको हम मल्टीनेशनल कहते हैं, सभी में ऑलमोस्ट एक पे स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि बिना पे स्ट्रक्चर के कोई किसी को भर्ती कर रहा है। हुँ, हाँ, वहाँ पर क्या है कि प्रमोशन परफॉर्मेंस बेसिस पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल। सर्विसेज़ में उतना परफॉर्मेंस बेसिस पर प्रमोशन नहीं अभी तक कर पाए हैं, वो एक अलग मसला है। यहाँ पर मैं एग्री हूँ। लेकिन सैलरी को रिवाइज़ करने का तरीका भारत सरकार का सेंट्रल पे कमीशन ही होता है। वो चाहे फिर प्राइवेट हुँ, के संस्थान हो। अब आप देखिए, अगर एक नर्स है, मान लीजिए जिसे हम स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उसके पास एक पे स्ट्रक्चर है। अगर वो मैक्स में काम कर रहा है या किसी और हॉस्पिटल में प्राइवेट काम कर रहा है, उनका भी एक स्ट्रक्चर है। सरकार ये जी। बोलती है कि सेम सेम प्रोफ़ेशन में, सेम वर्क पर सेम पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई हॉस्पिटल तो उसे सरकारी नौकरी के बराबर पे दे रहा है और कोई हॉस्पिटल उसको 20,000 दे रहा है और कोई तो ये भी है कि उसे 8 ही हज़ार दे रहा है। तो ये एक जी। एनोमली है, भारत सरकार को इसको दूर करना चाहिए। सेम वर्क के लिए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, एट लीस्ट पे स्ट्रक्चर दोनों का सेम होना चाहिए। जी। चलिए मंजीत जी, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जो जनता के मन में थे, खासकर जो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ जिनके लिए ऐलान हुआ, उनके मन में थे, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ के मन में थे, उनमें से कई का जवाब आपने यहाँ पर दे दिया है।